डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आप लोग को कृषि के लिए संस्थागत साख इस टॉपिक पर चर्चा कर रही हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए और कृषि उत्पादन सुचारू रूप से चलाने के लिए साख की उपलब्धता उचित समय, उचित मात्रा व उचित ब्याज दर पर होनी चाहिए। हमारे देश की जो कृषि अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, उसका एक प्रमुख कारण साख की सुविधाओं का अभाव भी माना जा रहा है। चाहे कृषि हो, पशुपालन हो, उद्योग हो, एग्रो प्रोसेसिंग हो, इन सभी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में साख की आवश्यकता होती है। हमारे देश की जो ग्रामीण जनता है, उनकी आय बहुत कम है, उनकी बचत भी कम है। अतः आर्थिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए साख की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। इसी के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी साख की आवश्यकता होती है। तो हमने कृषिगत साख का वर्गीकरण निम्न भांति किया है। सबसे पहले देखिए अवधि के अनुसार। अवधि के अनुसार हमने साख को दो भागों में बांटा है, अल्पकालीन साख और मध्यकालीन, तीन भागों में बांटा है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन साख होती है जिसकी अवधि 15 महीने तक होती है। जो भी चालू आवश्यकताएं होती है जैसे खाद, बीज आदि खरीदना, इसके लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता होती है। दूसरी होती है मध्यकालीन। मध्यकालीन साख की अवस्था का समय 15 महीने से 5 वर्ष तक माना गया है। और किसानों को यदि बैल खरीदने हैं, कुआं खुदाना है या भूमि में कई प्रकार के सुधार करने हैं, तो उसके लिए वो मध्यकालीन ऋण लेता है। तीसरा है दीर्घकालीन। 5 वर्ष की अवधि के बाद के लिए जो ऋण लिया जाता है उसे हम दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। कोई भी प्रकार का ऋण चुकाना है, पुराना लघु सिंचाई व्यवस्था करना है, भूमि संरक्षण करना है, बंजर भूमि को खेती के लायक बनाना है या भूमि खरीदना है, भारी मशीनरी, ट्रैक्टर आदि खरीदना है, आदि सबके लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। तो ये हमने अवधि के आधार पर ऋणों को 3 भागों में बांटा है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। उसके पश्चात हम उद्देश्य के आधार पर भी कृषि साख को विभाजित कर सकते हैं। पहला हो सकता है अनुत्पादक ऋण। अनुत्पादक ऋण वे ऋण होते हैं जो कि उपभोग के लिए लिए जाते हैं, अर्थात कोई शादी ब्याह है, कोई सामान खरीदना है उपभोग के लिए, तो उन सबको हम अनुत्पादक ऋण कहते हैं, क्योंकि इन प्रकार के ऋणों से किसान की आय में समृद्धि का कोई तरीका नहीं होता है। दूसरे होते हैं उत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण वो ऋण होते हैं जो कि उत्पादक कार्य के लिए लिए जाते हैं, जैसे कोई जमीन खरीदना है, कोई मशीन खरीदनी है, ठीक है, फसल के समय कोई ऋण चाहिए ताकि उससे उसको आय हो सके और उस आय के आधार पर उस ऋण को वो चुका सके। तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्पादक ऋण। तो उत्पादक ऋण लेना बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे आय का जनरेशन होता है, उस आय जनरेशन से वो अपने ऋण को चुका सकता है। तीसरे प्रकार का हो सकता है जमानती ऋण और गैर जमानती ऋण। जमानती ऋण है, इसमें किसानों को कोई जमानत रखनी पड़ती है, उसके आधार पर ही उनको ऋण प्राप्त होता है। जैसे भूमि की जमानत रखी और कोई जमानत रखी। और गैर जमानती जिसमें किसी प्रकार की जमानत नहीं रखनी पड़ती है, केवल भुगतान की क्षमता के आधार पर ही उसको ऋण प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में उसको आसानी से, सहजता से साख प्राप्त हो जाता है और कोई कठिनाई नहीं होती। फिर ऋणदाता के अनुसार किसानों को साख प्रदान करने के साधन 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। एक होते हैं व्यक्तिगत, दूसरे संस्थागत। व्यक्तिगत साधनों के अंतर्गत हम साहूकार, देशी बैंकर, व्यापारी, जमींदार, किसान के मित्र, संबंधी आदि को शामिल करते हैं। जबकि संस्थागत साधनों में सहकारिताएं, राज्य सरकार, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, इन सबको शामिल करते हैं। आजकल हम लोग संस्थागत साधन बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों को
महाजन और साहूकार लोग जो शोषण करते हैं उनके जंजाल से बचाया जा सके। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बच्चों बताया है कि साख कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उसकी हमने देखी। अब हम लोग देख रहे हैं कृषि के लिए संस्थागत साख की संस्थाएं किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए, किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए साख प्रदान कर रही है। तो इसके अंतर्गत हम दो प्रकार के साधन देखेंगे, एक होते हैं प्रत्यक्ष वित्त और दूसरा है परोक्ष वित्त। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्यक्ष वित्त की। इसके अंतर्गत सहकारी समितियां, राज्य सरकारें, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देते हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियां किसानों को अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देती है तथा जो भूमि विकास बैंक होते हैं वो किसानों को दीर्घकालीन कर्ज या ऋण देते हैं। राज्य सरकारें किसानों को तकावी ऋण देती है। इसी भांति अनुसूचित व्यापारिक बैंक कृषि व सहायक क्रियाओं के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। दूसरा होते परोक्ष वित्त। इसके अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को वित्त प्रदान करते हैं। इन्हें परोक्ष ऋण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें ऋण देने वाली संस्था किसी अन्य संस्था के मार्फत किसानों को कर्ज प्रदान करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहीं कहीं प्राथमिक कृषि साख समितियों को के मार्फत किसानों को कर्ज देती है, जो किसके अंतर्गत आता है, जो परोक्ष कर्ज के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो कृषि साख की नई व्यवस्था है उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार की संस्थागत वित्त का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग देखिए कि कृषि के लिए संस्थागत साख का जो उपयोग है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। सहकारिताएं, अनुसूचित व्यापारिक बैंक और प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, ये तीन मुख्य संस्थागत एजेंसियां हैं जो कि किसानों को साख प्रदान करती है। इसी भांति 1982 में नाबार्ड की स्थापना भी की गई और इसकी स्थापना के बाद कृषिगत साख के क्षेत्र में पुनर्वित्त की सुविधा है वो काफ़ी बढ़ गई है और इसका लाभ भी विभिन्न एजेंसियों के द्वारा उठाया गया है। पुनर्वित्त की सुविधा में पहले बैंक किसानों को कर्ज देते हैं और बाद में वे नाबार्ड से पुनर्वित्त की सुविधा के माध्यम से स्वयं उनसे वित्त प्राप्त करते हैं। और ये देखिए, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कृषि के लिए परोक्ष वित्त निरंतर प्रदान कर रहे हैं। 2009-10 में इनके द्वारा करीब 24,519 करोड़ रुपए परोक्ष ऋण के रूप में दिए गए, जो कि पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। और ये परोक्ष ऋण केवल ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के द्वारा प्रदान किए गए। तो इनका अंश संस्थागत साख में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन दुख का विषय है कि अभी भी किसानों की साहूकार, जमींदार आदि पर ऋण हेतु निर्भरता बनी हुई है। अभी भी वे लोग आर्थिक शोषण के शिकार हो रहे हैं, जिनमें कमी लाना आवश्यक है। अब हम लोग देख रहे हैं संस्थागत साख के क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं का क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, जिनको दूर करके हम कृषिगत साख की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। अभी भी कृषिगत साख संस्थाओं की जो दशा है वो काफ़ी निराशाजनक है। कई राज्यों में जानबूझकर समय पर भुगतान नहीं करने और ओवरड्यूज की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जो विकसित राज्य हैं वहाँ भी सहकारी दृष्टि से स्थिति खराब है। कुछ राज्यों में ने कृषिगत ऋणों को बट्टे खाते लिखकर तथा सरकारी खजाने से अनुदान देकर देश के समक्ष गलत उदाहरण पेश किया है।
यदि यही टेंडेंसी जारी रही तो भविष्य में संस्थागत एजेंसी कोषों के अभाव में अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो जो ओवर ड्यूज की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर समस्या है जिनसे निपटना बहुत जरूरी है। संस्थागत साख के प्रमुख सोर्सेज कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। वो तो मैं बता ही चुकी हूँ। गैर संस्थागत सोर्सेज में तो महाजन, साहूकार, जमींदार, संबंधी, ये सब लोग आते हैं जो काफ़ी प्रकार से इनका शोषण करते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं संस्थागत सोर्सेज। इसमें सबसे पहले देखिए व्यापारिक बैंक। हम जानते हैं कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व इन्होंने कृषकों के लिए साख की व्यवस्था करने में बहुत कम पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन राष्ट्रीयकरण के पश्चात संस्थागत साख में इनका योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से किसानों को साख प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही कई प्रकार की योजनाएं भी क्रियान्वित की गई हैं जिनके कारण संस्थागत साख में व्यापारिक बैंकों का योगदान बढ़ता जा रहा है। जैसे ग्राम अपनाओ योजना शुरू की गई थी, इसी भांति कृषिगत व ग्रामीण ऋण राहत स्कीम भी शुरू की गई थी 1990 में। तो इसके अंतर्गत जो ग्रामीण ऋण राहत स्कीम है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों वो प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा 10,000 रुपये तक के कर्ज में राहत देने की व्यवस्था की गई थी। तो कई प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं जिसके आधार पर व्यापारिक बैंक कृषि को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का वित्त प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा है सरकार। सरकार किसानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है। भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1983 के अंतर्गत किसानों को सरकार की ओर से दीर्घकालीन ऋण मिलता रहा है और कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत अल्पकालीन ऋण भी किसानों को दिए जा रहे हैं। इसी भांति अकाल के दिनों में तकावी ऋण काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, हालांकि इनकी राशि बहुत कम रही है और इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की स्थिति में काफ़ी अंतर पाया गया है। तकावी ऋण की कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। एक तो इसके अंदर ऋण की राशि बहुत कम है, दूसरी चीज़ ये उचित समय पर ऋण नहीं मिल पाता है और तीसरी चीज़ ऋण के प्रयोग की अनदेखी की जाती है, उसकी देखरेख नहीं की जाती है। और चौथी चीज़ बड़े किसानों को ही अधिकतर तकावी ऋण मिल पाया है और ब्याज की दर कम होने से ऋणों की जो वास्तविक लागत है वो भी काफ़ी अधिक रही है। चौथा इसके अंतर्गत जो है वो है सहकारी संगठन। भारत में आप लोग जानते हैं सहकारिता आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ अर्थात लगभग 1904 में शुरू हुआ था। इसका ज़्यादातर प्रयोग किसानों को साख देने में किया जाता है। इस कार्य के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर राज्य सहकारी बैंक है, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक है और ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियाँ कार्य कर रही हैं जिन्हें PACC भी कहा जाता है। ये जो हैं सहकारी समितियाँ बड़े आकार की बहुउद्देशीय समितियों को भी कर्ज के अलावा अन्य साधन भी प्रदान कर रही हैं। आजकल नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंकों को वित्त की काफ़ी सुविधा प्रदान की जा रही है। तो मैंने आप लोगों को कृषि के जो संस्थागत स्रोत हैं उनके बारे में बताया है, लेकिन संस्थागत ऋण में कुछ कमियां रही हैं। पहली चीज़ लघु कृषकों का जो अंश है संस्थागत साख में वो काफ़ी कम है। कुल संस्थागत साख में सीमांत व लघु किसानों को केवल 1/3 अंश ही मिल पाता है, 1/3 अंश ही मिल पाता है, जबकि उनकी जो जोतों की संख्या है वो कुल जोतों में 82% है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से लघु कृषकों की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा रहा है,
फिर भी हमें भविष्य में इनके लिए विशेष प्रयास करने होंगे। फसल ऋण योजना अपनाकर ही, क्रॉप लोन सिस्टम अपनाकर ही सीमांत व लघु किसानों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। दूसरी जो प्रॉब्लम सबसे गंभीर है वो है बढ़ते ओवरड्यूज की समस्या। ये काफ़ी प्रॉब्लम है। प्राथमिक कृषि साख समितियों की 40% से अधिक ऋण अवधि बीत जाने के पश्चात भी लौटाए नहीं जाते हैं। जब उनको ऋणों की प्राप्ति नहीं होगी तो इससे उनकी जो साख कोष स्थिति है, जो कोष हैं उनके फाइनेंशियल जो कोष फंड्स हैं उन पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे वो बाद में ऋण देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो ये ओवरड्यूज की समस्या है वो काफ़ी गंभीर है। इससे कोषों की जो गतिशीलता है वो रुक जाती है। तो इस संदर्भ में प्रभावी कार्रवाई करने की नितांत आवश्यकता है। तीसरी, कृषि विकास में प्रादेशिक असमानताएं हैं वो उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। भारत में सहकारी साख समितियों की विशेष प्रगति आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व पंजाब राज्यों में भी है और इस प्रकार से सहकारी साख के संबंध में काफ़ी प्रादेशिक असमानताएं पाई जा रही हैं। तो इसको दूर करने की आवश्यकता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि भारत में कृषकों की साख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अन्य कई प्रकार के संगठन भी स्थापित किए गए हैं जिनके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। तो अन्य एजेंसी की कौन कौन की स्थापना की गई है, इसमें सबसे पहले देखिए कृषि पुनर्वित्त व विकास निगम। प्रारंभ में इसका नाम कृषि पुनर्वित्त निगम था। जुलाई 1963 में ये स्थापित किया गया था। 1975 में इसका नाम बदलकर कृषि पुनर्वित्त व विकास निगम ARDC कर दिया गया है। 12 जुलाई 1982 को कृषि व ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना के बाद इस ARDC के कार्य नाबार्ड को सौंप दिए गए हैं। अतः नाबार्ड की भूमिका कृषिगत विकास में सर्वोपरि है। नेक्स्ट देखिए AFC, कृषिगत वित्त निगम। इसकी स्थापना अप्रैल 1968 में की गई थी और इसका रजिस्ट्रेशन सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था। इसने कृषि संबंधी क्रियाओं में सलाहकारी संगठन के रूप में काफ़ी दक्षता प्राप्त की है। यह व्यापारिक बैंकों को कृषि साख बढ़ाने में भी सहयोग प्रदान करता है। तो AFC के बारे में मैंने आपको बताया। AFC कुछ विकसित देशों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए सलाहकारी संगठन का काम भी करता है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बोर्ड नाबार्ड। इसकी स्थापना 1982 में लोकसभा ने एक आवश्यक अधिनियम पारित करके की गई थी। नाबार्ड के जो मुख्य कार्य हैं उसके बारे में हम चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे। तो मैंने आप लोगों को अन्य एजेंसियों के बारे में बताई है। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम नाबार्ड के मुख्य कार्यों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।